हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। मेरा नाम है शुभ और आज हम जिस इंसान के महान इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है चाणक्य। उनको पायनियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी बोला जाता है। मेरे हिसाब से उनको सिर्फ पायनियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी नहीं, पायनियर ऑफ वर्ल्ड डिप्लोमेसी बोला जाना चाहिए, क्योंकि 19th सेंचुरी में जब वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि यूरोप और अमेरिका, ये सारे दुनिया को डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, दोनों देश के बीच में रिलेशन कैसे होना चाहिए, फिर एक देश का इकोनॉमी कैसे ग्रो होगा, ये सारे चीज़ के ऊपर जब दुनिया को समझा रहा था, उससे बहुत पहले, लगभग आज से 2300 साल पहले, ये डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के ऊपर ये महान इंसान, ये चाणक्य ने एक किताब लिख के चले गए थे। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए, जब दुनिया को डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के बारे में एज ए सब्जेक्ट उतना नहीं मालूम था, तब ये चाणक्य ने एक देश कैसे चल सकता है, उसका रूल्स लॉ कैसे होगा, कैसे एक देश दूसरे देश के साथ कम्युनिकेट करेगा, कैसे अपना इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, ये सारे चीज़ के ऊपर उन्होंने उस टाइम पे, आज से 2300 साल पहले, किताब लिख के चले गए थे। पूरा का पूरा थ्योरी लिख के चले गए थे। तो ये एक महान इंसान ही कर सकते थे। एक एंशिएंट इंडिया में बैठ के इतना कुछ लिखना, इतना कुछ बारे में जानना, फिर उसको लोगों को समझाना, ये सारे चीज़ एक महान इंसान ही कर सकते हैं। तो वही इंसान के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। उनका नाम है चाणक्य। उनका एक दूसरा नाम भी है जिस नाम से वो फेमस है, वो है कौटिल्य। ठीक है, तो आज पहले शुरू करते, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते। तो ब्रीफ अबाउट चाणक्य। तो उनका जन्म हुआ था 375 BCE में और मृत्यु हुआ था 283 BCE में। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 375 BCE में और देहांत हुआ था 283 BCE में। ठीक है, उनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनका पिताजी का नाम था, बाबा का नाम था चाणक मुनि और माँ का नाम था चनिन। इन दोनों का नाम मिला के उनका नाम बना चाणक्य। ठीक है, उनका दूसरा दो और भी नाम थे, एक था विष्णुगुप्ता, दूसरा था कौटिल्य, जो मैं थोड़ी देर पहले ही बोला। उनका जो एजुकेशन हुआ था, एक नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूट एक जगह पे हुआ था जिसका नाम है तक्षशिला, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में है। नॉन फॉर्मल इसलिए बोला, जैसे कि आज एग्जाम्पल से समझते हैं। आज मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है, उसमें पढ़ने वाले को कोर्स ख़त्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट एक यूनिवर्सिटी के जो हेड होता है उसका साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसी तरीके से जैसे कि होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, ऐसे भी एक दूसरा टाइप का पढ़ने वाला जगह भी होता है, जो कि हम जानते हैं। कोटा, राजस्थान में कोटा एक शहर है। फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग IIT नीट का प्रिपरेशन होता है। वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ाई का क्वालिटी बहुत हाई होता है, पढ़ाई अच्छा होता है वहाँ पे। फिर एक और है राजेंद्र नगर दिल्ली में, जहाँ पे UPSC का कोचिंग होता है। तो ये इस जगह पे जाके इंसान को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन आपका नॉलेज, ज्ञान पूरा मिलता है। तो ऐसे ही एक जगह था तक्षशिला, तो वो फिलहाल पाकिस्तान में है। तो ये चाणक्य का पढ़ाई वही तक्षशिला में हुआ था। ठीक है, इनका जो काम था, मतलब एज ए प्रोफेशन, इनका ये प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में। चंद्रगुप्त मौर्य जो लगभग पूरा का पूरा इंडिया, एक टाइम पे पूरा का पूरा इंडिया का, लगभग पूरा नहीं थोड़ा कम, तो पूरा का पूरा इंडिया का राजा था। उसी राजा का प्राइम मिनिस्टर था ये चाणक्य। एक्चुअली ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनको बनाया ही चाणक्य था। ठीक है, वो हम बाद में थोड़ा जान लेंगे। और एक ये ऐसे काम किया था प्राइम मिनिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में। और ये एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ वर्ड का मतलब ये है कि एक इंसान जिनका बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल नॉलेज है, और जब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसी सारे नॉलेज को एक्यूमुलेट करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, उनको हम पॉलीमैथ बोलते हैं। तो पॉलीमैथ का मीनिंग क्या हुआ? पॉलीमैथ का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी इंसान जिनका वास्ट नॉलेज है बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, स्ट्रैटेजी कैसे होता है, ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज था, बहुत
बढ़िया नॉलेज था, तो उस सारे नॉलेज को मिला के वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसको अप्लाई करते थे और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो ऐसे ही चाणक्य एक पॉलीमैथ था। वो एक अच्छा टीचर भी थे, ऑथर भी थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे, फिलोसोफर तो थे ही, फिर इकोनॉमिस्ट भी थे, जूरिस्ट भी थे और एक अच्छे बढ़िया सा पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, तो उनका लिखा हुआ 2 किताब जो फेमस हुआ है, एक है अर्थशास्त्र, दूसरा चाणक्य नीति। ये 2 किताब में, एक में अर्थशास्त्र कैसे होना चाहिए, एक देश का इकोनॉमी कैसे ग्रो करना चाहिए, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। और चाणक्य नीति मतलब उनका डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, एक देश दूसरे देश के साथ कैसे रिलेट करेगा खुद को, कैसे अपना रिलेशन बनाएगा, कैसे दूसरे देश के ऊपर अपना दबदबा कायम करेगा, ये सारे चीज़ चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। तो फिर हम इसके बाद चलते हैं उनके बारे में, जो भी हम जानते हैं चाणक्य के बारे में, तो वो सोर्सेस कहाँ से आया। मतलब चाणक्य के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो 4 जगह से जानते हैं। एक बुद्धिस्ट वर्जन है, एक जैन वर्जन है, तीसरा है कश्मीरी वर्जन, चौथा है विशाख दत्त का एक प्ले था, नाटक था मुद्रा राक्षस। तो इस नाटक से भी हम लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो पहले बुद्धिस्ट वर्जन कहाँ से मिला, वो महाभामसा करके एक किताब थे, बुद्धिस्ट लिटरेचर महाभामसा, तो वहाँ से उनके बारे में, उनके कहानी के बारे में जानकारी मिली। फिर परिशिष्ट पार्वन जो हेमचंद्र का लिखा हुआ है जैन वर्जन में, वहाँ से मिली उनकी कहानियाँ। फिर कश्मीरी वर्जन से मिला, जहाँ पे कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखा हुआ। फिर विराट कथा मंजरी, हाँ, शेमेंद्र के लिखा हुआ। तो इन सारे जो हम जानते हैं उनके बारे में, इनका कहानी थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन अगर समरी करें, इनका जो समरी निकलता है वो एक ही है। वो क्या है, जब 16th महाजनपद चल रहा था, तब मगध जो जगह था वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मतलब स्ट्रॉन्ग राज्य था। तो वहाँ का जो राजा था उनका नाम था धनानंद। तो उस राजा से उनके जो प्रजा थे वो थोड़ा सा परेशान थे। तो वही प्रजा का जो परेशानी है उसको जानने के बाद ये हमारे चाणक्य जी ने राजा के सभा में गया, धनानंद के पास गया और उनको प्रजा का जो तकलीफ़ें है वो सब बोले। लेकिन धनानंद वो तकलीफ तो सुने ही नहीं, ऊपर से चाणक्य का अपमान किया था। उनको बोला था आप कुछ नहीं समझते, राज्य कैसे चलता है, तो उसको ये सब बोल के अपमान किया गया था। तो उसी अपमान के बदले में चाणक्य ने बोला था कि एक दिन हम आपसे भी अच्छा एक इंसान को राजा बनाएंगे और मगध का राजा वही होगा जिनको हम बनाएंगे। उसके बाद चाणक्य ने ढूंढा एक ऐसे इंसान को ढूंढने लगे जो राजा बनने के लायक है उनके हिसाब से, चाणक्य के हिसाब से। तब उनका मुलाकात हुआ। वो देखे कि वो ढूंढा, मुलाकात नहीं, वो एक्चुअली ढूंढे एक लड़के को। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, उस टाइम के एक निचली जाति के लड़के थे। ठीक है, वो कोई ब्राह्मण या तो क्षत्रिय नहीं था, वो एक निचली जाति का लड़का था। तो उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला हम आपको ज्ञान देंगे, हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे और आपको राजा बनाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के पास आ गया। फिर चाणक्य ने उनको चंद्रगुप्त मौर्य को हर चीज़ सिखाया, कैसे राज्य को दखल अटैक करते हैं, फिर कैसे एक देश का इकोनॉमी कैसे होना चाहिए, कैसे एक देश अपने को आगे लेके जाता है, फिर दूसरे देश के साथ रिलेशन करता है, फिर उसको जंग करने का मतलब लड़ने का तरीका सब कुछ सिखाया, उनको पढ़ाया, कैसे लड़ते हैं वो सारी चीज़ सिखाया। और एक दिन चाणक्य के जो भी बातें हैं, सारी ज्ञान को समेटने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक दिन मगध का राजा बना। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बने थे और पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर शासन किए थे, इसका पूरा का पूरा श्रेय चाणक्य के पास ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उस बंदे को ढूंढा, फिर उनको बनाया राजा। ठीक है, तो ये हो गया उनकी कहानी। ये कहानी का बहुत तरीका हर एक वर्जन में अलग अलग तरीके से है, लेकिन उनका हर वर्जन में जो समरी निकलता है वो यही है जो मैंने बोला। ठीक है, अब आता है चाणक्य के आइडियोलॉजी एंड फिलोसॉफी के बारे में। तो उनका जो आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी था, उनका जो सोच था, वो एकदम रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो कन्वेंशनल जो चीज़ पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वही चीज़ सही हो। हमेशा जो चल रहा है उसको क्वेश्चन करो, उसको क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करो कि जो चल रहा है वो सही है
कि या तो उसको और भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये उन्होंने हमेशा बोला कि जो चल रहा है ऐसे आंख बंद के उसको मत मानो, हमेशा क्वेश्चन करो, और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होके वो और सही हो सकता है तो उसको सही करो। ठीक है। इन्होंने और भी बोला कि उनका जो ये आइडियोलॉजी, तो पहले हम बोल दिए रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म के ऊपर बेस्ड है। रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म मतलब इस दो वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म का अर्थ ये है कि अगर आपके देश के लिए जो भी सही है वो आप करो। मतलब अगर जो चीज़ आपके देश के लिए सही है लेकिन दूसरे देश के लिए अनएथिकल या तो मोरालिटी से थोड़ा सा हटके है, लेकिन आप जहाँ पे हो, आपके देश, आपका जो स्टेट है उसके लिए सही है, तो वो चीज़ आपको करना चाहिए। यही है रियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी। जैसे कि मान लेते पहले क्या होता था, पाकिस्तान अपने देश से टेररिस्ट इंडिया में भेजता था और इंडिया के ऊपर अटैक करवाता था। तो इंडिया क्या करता था, एज पर द इंडियन नेशनल लॉ मान के, फिर एथिक्स और मोरालिटी सारे कुछ को मान के, फिर पाकिस्तान को सबूत देता था, बोलता था आपके देश से आए हुए टेररिस्ट ने हमारे देश के अंदर बम फोड़ा है, लोगों को मारा है, तो आप उनको सजा दो। लेकिन पाकिस्तान में क्या करता था, कुछ नहीं करता था। वो सारे टेररिस्ट छूट जाते थे, कुछ नहीं होता था, फिर वो वापस आते थे इंडिया के अंदर, फिर बम फोड़ते थे। लेकिन अब क्या होता है, 2014 के बाद से क्या होता है, जब भी इंडिया के ऊपर कोई भी अटैक होता है, इंडिया सीधा पाकिस्तान में जाके मारता है। तो ये होता है रियलिज्म, जो कि कभी कभार अनएथिकल भी होता है, क्योंकि जब इंडिया अटैक करता है ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल पाकिस्तानी जिनके साथ टेररिस्ट का कोई लेना देना नहीं है, वो भी मारे जाते थे। तो ये अनएथिकल तो है, मोरालिटी से थोड़ा सा दूर तो है। लेकिन इंडिया के लिए क्या सही है, आप एक देश का राजा हो, आप एक देश का जो शासन भार है आपके ऊपर है, तो आप सोचोगे हमारे देश के लिए जो भी सही है, जो रियलिस्टिक है, वही करना चाहिए। तो उसमें अगर कोई पाकिस्तानी जिस बंदे के साथ टेररिस्ट का कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक दो मारे जाते, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के लिए हम ऐसा करेंगे तो वहाँ से टेररिस्ट हमारे अंदर आएंगे नहीं, तो हमारा देश जो है वो सेफ रहेगा। इसीलिए ये होता है रियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी। अगर हम ये सबूत देते रहे पाकिस्तान को, पाकिस्तान कुछ ना करे, वो होता है इंटरनेशनल रूल फॉलो करते रहे, तो ये सारे होता है मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर बेस करके अपना फॉरेन पॉलिसी। लेकिन चाणक्य ने बोला था रियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी अपनी, ये मेन चीज़ होना चाहिए कोई किसी भी देश का डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का। ठीक है। फिर आता है उनका जो अर्थशास्त्र है, उनका चाणक्य का अर्थशास्त्र चार्वाका फिलोसॉफी के ऊपर बना हुआ है। उन्होंने बोला था सुपर नेचुरल कुछ नहीं होता, उन्होंने सुपर नेचुरल चीज़ को डिनाई कर दिया था। ठीक है। फिर चाणक्य ने बोला था उनका जो व्यू पॉइंट था वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू था, कि एक्चुअली मेटेरियलिस्टिक मतलब उस टाइम पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू मतलब लैंड, आपके पास जितना भी लैंड होगा आप उतना स्ट्रांग हो गए। आपके पास जितना ज़मीन होगा, जिस देश के पास जितना ज़्यादा, जिस राजा के पास, जिस शासक के पास जितना ज़्यादा ज़मीन होगा, मटेरियल होगा, वो मटेरियल मतलब ज़मीन। उस टाइम के जब चाणक्य थे उस टाइम पे मटेरियल मतलब ज़मीन को बोला जाता था। तो जिस राजा के पास जितना ज़्यादा ज़मीन होगा वो राजा उतना ही स्ट्रांग होगा। ये हो गया उनका आइडियोलॉजी और फिलोसफी का बेसिक्स। फिर हम क्या देखेंगे, उनका जो अर्थशास्त्र का जो सोच था, मेन आइडिया था, वो क्या था। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र का जो मेन आइडिया था वो क्या था, उनका मेन आइडिया था क्रिएशन ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। मतलब एक स्टेट को क्रिएट करना है जिसके अंदर वेलफेयर मतलब पैसों की कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अर्थ मतलब मेटेरियल वेलबींग्स, अर्थ मतलब मीन्स मेटेरियल वेलबींग्स। मेटेरियल मतलब उसके अंदर, उस स्टेट के अंदर पैसों की कमी नहीं होना चाहिए, लोगों के पास खाने पीने की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनका लोगों का जो संपत्ति है वो सेफ रहना चाहिए। लैंड, तीसरा क्या, लैंड इज़ द सोर्स ऑफ मटेरियल वेलबींग, जो थोड़ी देर पहले हमने बोला। चाणक्य के टाइम में मटेरियल वेलबींग मतलब लैंड को एक्वायर, जितना ज़्यादा लैंड उतना ज़्यादा मटेरियल वेलबींग। ठीक है। राजा के पास जितना ज़्यादा लैंड एरिया है वो उतना मटेरियली वेलबींग है। ये हो गया उनका मेन आइडिया ऑफ अर्थशास्त्र। फिर उन्होंने बोला कि मटेरियल वेलबींग के अंदर मतलब अगर सनातन धर्म में देखें, हिंदुइज्म में देखें, उसमें 4 पुरुषार्थ है जो इंसान को, जो 4 चीज़ इंसान को अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। एक क्या है, अर्थ,
दूसरा है धर्म, तीसरा है कर्म और चौथा है मोक्ष। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो 4 पुरुषार्थ है जो हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में, हिंदुइज्म के अंदर हर इंसान को करना चाहिए, इन चारों में से चाणक्य ने बोला पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अर्थ, पैसा कमाना, मतलब इकोनॉमी आपकी सही होना चाहिए। अगर आपके पास अर्थ होगा, पैसा होगा, तो आप अपना धर्म कर्म जो है, जो धर्म जो पालन होता है उसको आप कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए जिस बंदे को 2 वक्त का रोटी खाना नहीं मिलता, वो कहाँ भगवान के पास जाएगा, कहाँ मंदिर में जाके पूजा करेगा, कहाँ फूल खरीदेगा, कहाँ फल खरीदेगा, कैसे भगवान को भेंट चढ़ाएगा, तो उसके पास को खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है नहीं। तो अगर आपको धर्म पालन भी करना है तो भी आपके पास अर्थ होना चाहिए। फिर आता है अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म करना मतलब अच्छे कर्म मतलब अपना जो इकोनॉमी है उसके पीछे काम करना, फिर अपने आप को बड़ा बनाना, फिर आपके साथ जो लोग हैं, जो आपके साथ दिया हुआ है, आपका जो फैमिली है, और या तो अगर आप राजा हो तो आपका जो प्रजा है उसका डेवलपमेंट करना। तो अगर राजा के पास ही पैसा नहीं है, उसका इकोनॉमी, उसका जो राजकोष है वही खाली है, तो वो प्रजा का कैसे करेगा? वो अपने लिए जो उसका जो काम है प्रजा का इकोनॉमी को डेवलप करना, तो वो कैसे करेगा? तो इसलिए राजा का जो कर्म करना है, जो उसका कर्म है, वो भी करने के लिए आपको अर्थ चाहिए। तो अगर पहले ये 3 देखें, ये अर्थ कमाना, फिर धर्म पालन करना और अच्छे कर्म करना, ये 3 अगर परफेक्ट तरीके से होता है, उसके बाद ही आपको मोक्ष मतलब ज्ञान मिलेगा। तो अगर आप पहले तीनों में ही फेल हो गए, पहले दोनों में ही फेल हो गया, तो आप मोक्ष तो आपको कभी नहीं मिलेगा, मतलब जो ज्ञान होता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए चाणक्य ने बोला था पहले आप फोकस करो अर्थ के ऊपर, मटेरियल वेल बीइंग के ऊपर। अगर आपके पास अर्थ होगा तो आप अपना धर्म भी पालन कर लोगे, फिर आप दूसरों की मदद भी कर लोगे, जो अच्छे कर्म होता है, जो दूसरों को मदद करना, वो भी आप कर लोगे, और अंत में आपको जो हाईएस्ट ज्ञान होता है वो भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि डिपेंड ऑन मटेरियल वेल बीइंग, इकोनॉमी मटेरियल वेल बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है। और अर्थ, अर्थात ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म कर्म मोक्ष और अर्थ, इनमें से जो अर्थ होता है वही सुपीरियर है, वही सुप्रीम है। ठीक है, फिर आता है आइडियाज ऑफ अर्थशास्त्र। चाणक्य का जो आइडियाज है अर्थशास्त्र के ऊपर, उन्होंने जो एक्चुअली अर्थशास्त्र के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बोले हैं, बहुत कुछ थ्योरी दिए हैं। उनमें से 6 थ्योरी एकदम दिमाग में बिठा लेना चाहिए। जो भी देश अपने आप को दुनिया के अंदर सुपर पावर बनवाना चाहता है, तो उनके दिमाग में ये 6 थ्योरी एकदम बैठ जाना चाहिए। तो उनमें से पहला थ्योरी क्या है? उन्होंने पहला थ्योरी दिया था रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, दोनों देश के बीच में रिलेशन कैसे होता है, इसके ऊपर उन्होंने पहले थ्योरी दिया था। उसके बाद दिया था मंडल सिद्धांत। मतलब इसके अंदर आपके जो पड़ोसी है, या तो वो कैसे हो सकता है, उसका टाइप क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर उन्होंने बोला था मंडल सिद्धांत। फिर आता है सप्तंग थ्योरी। उन्होंने डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी को, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक देश के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, उसको एक इंसान के बॉडी के साथ कंपैरिजन करके समझाया था, वो है सप्तंग थ्योरी। फिर आता है सद्गुणा सिद्धांत, जो 6 सिद्धांत हैं उनको बोला गया है सद्गुणा सिद्धांत। ये सारे चीज़ को लेके हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर 4 उपाय क्या है, मतलब एक देश को आपके, अगर कोई देश के साथ आपका रिलेशन कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करके उस देश को कैसे अपने कब्जे में लाना है, उसके लिए 4 उपाय दिया हुआ है। और टाइप ऑफ वार, जंग कैसे किस टाइप का जंग होता है, ये सारी चीज़ उन्होंने थ्योरी के आकार में बोल दिए थे आज से 2300 साल पहले। वही चीज़ हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। अगर मान ले उन्होंने बोला कि 2 नेबर कभी एक नेचुरल एनिमी होता है, कभी भी अपना नेचुरली वो 2 एनिमी होता है। क्योंकि अगर एक देश को एक अपना लैंड एरिया ज़्यादा करनी है, तो वो क्या करेगा, वो जो अपने जो नेबर है उसे से अपना लैंड को कब्जा करके अपने एरिया को जोड़ लेगा, अपने एरिया में जोड़ लेगा। जैसे कि कश्मीर के बारे में हुआ था। कश्मीर एक्चुअली इंडिया का था, पाकिस्तान ने क्या किया, गलत काम करके गलत तरीके से
जम्मू कश्मीर में घुसा और कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा करके बैठा हुआ है। ऐसे ही चीन भी लद्दाख में घुस के थोड़ा सा अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इसीलिए बोला जाता है कि नेबर कभी भी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता, वो नेचुरल एनिमी है। ठीक है, इसीलिए चाणक्य ने बोला था नेबर जो है, आपका जो नेबर है वो नेचुरल एनिमी है, क्योंकि लैंड जो एक्वायर होता है वो नेबर से ही होता है। जो आपके पास में है उसी से आप अपना लैंड एक्वायर करके अपने देश में जोड़ पाओगे। ठीक है, और अर्थशास्त्र रिलेटेड टू द आर्ट ऑफ वार। अगर आपका अर्थशास्त्र जो है, चाणक्य के हिसाब से जो अर्थशास्त्र है, आपका इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं आप कैसे अपना जंग लड़ते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसको डिटेल में समझेंगे हम जब टाइप ऑफ वार पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है उनका मंडल सिद्धांत। जो हम 6 थ्योरी देखे थे उनमें से पहला हो गया रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, फिर उसके बाद आता है मंडल सिद्धांत। तो अभी मंडल सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला नेबर स्टेट जो है, नेबरिंग स्टेट, वो 3 टाइप का होता है। एक होता है एनिमी स्टेट जो आपका दुश्मन है जैसे कि पाकिस्तान, एक होता है फ्रेंडली स्टेट जैसे कि भूटान, और एक होता है न्यूट्रल स्टेट जैसे कि नेपाल। नेपाल कभी चाइना के पास भी बात कर लेता है, कभी इंडिया के साथ भी बात कर लेता है। तो ऐसे पाकिस्तान तो आपका हमारा एनिमी स्टेट तो है ही, चाइना भी एक तरीके का एनिमी स्टेट ही हुआ। फिर फ्रेंडली स्टेट हम लोग ये भूटान को बोल सकते हैं, फिर न्यूट्रल स्टेट हम नेपाल को बोल सकते हैं। तो इनसे कैसे डील किया जा सकता है, मतलब नेपाल के साथ कैसे डील करें, भूटान के साथ कैसे डील करें, चाइना के साथ कैसे डील करें, ये सब डील कैसे होता है, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट के साथ कैसे डील कर सकते हैं हम, ये सब चीज़ें यही चाणक्य नीति अर्थशास्त्र में बोला गया है। ठीक है, और एज पर मंडल सिद्धांत में क्या बोला गया, मंडल सिद्धांत में ये बोला गया एनिमीज नेबर बिकम्स नेचुरल फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि मान ले दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हुआ, इसका सरल अर्थ में दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हुआ। जैसे कि मान लेते हैं चाइना इंडिया एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, एक दूसरे के दुश्मन है एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए चाइना ने क्या किया, इंडिया का जो एक और दुश्मन है जो है पाकिस्तान, उसके साथ हाथ मिला के बैठा हुआ है, सारे टेररिस्ट के पीछे से फंडिंग करता है। तो ये है दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ऐसे ही जैसे कि इंडिया का दुश्मन है पाकिस्तान और पाकिस्तान का दुश्मन है अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में क्लैश होता रहता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इसलिए इंडिया अफगानिस्तान को अपना दोस्त बना लिए। ठीक है, तो यही ऐसे ही फॉर्मूला चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे के हम लोग समझ लिए। तो मंडल सिद्धांत में क्या बोला गया था, एनिमीज नेबर बिकम्स ए नेचुरल फ्रेंड। फर्स्ट केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान चाइना ऑल एम टू एक्वायर द टेरिटरी ऑफ कश्मीर, जो थोड़ी देर बाद ही हम बोले, क्योंकि कश्मीर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, ऊपर से नेचुरल रिसोर्स भी है उधर, और एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। तो इसलिए कश्मीर के ऊपर हर कोई पड़ा हुआ है, जो कि लीगली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। बाकी चाइना और पाकिस्तान जो लेके बैठा हुआ है वो इलीगल है, कब्जा करके बैठा हुआ है, एक दिन हम लोग वापस लेंगे। अच्छा, सेकेंड केस स्टडी क्या है, इन क्लेम चाइना का भी गवर्नर ये अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, जो कि इंडिया का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश हर तरीके से इंडिया का अभिन्न पार्ट है। फिर आता है चाणक्य के हिसाब से टाइप ऑफ वार, जंग किस किस तरीके से होता है, मतलब जंग कितने टाइप का होता है। तो पहला जंग जो है पराक्रम युद्ध, यानी डायरेक्ट वार, जैसे कि अभी इजराइल लड़ रहा है, यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के बीच लड़ रहा है, ऊपर से गाज़ा और इजराइल के बीच में जो हो रहा है, या तो लेबनान और इजराइल के बीच में हो रहा है, ये सारे होता है डायरेक्ट वार। जैसे कि कारगिल जंग हुआ था पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये सब डायरेक्ट वार है। एक होता है कुट युद्ध, मतलब गरीला वार, जैसे कि वियतनाम में हुआ था। वियतनाम के ऊपर एक टाइम पे अमेरिका ने अटैक किया था, तो उसमें क्या था, वियतनाम का ज़्यादातर हिस्सा जंगल है, तो उसी जंगल में वियतनाम के जो गेरिला वारफेयर वाले हैं, जितना भी वहाँ पे सैनिक थे,
वियतनाम वाले, वो लोग छुप छुप के अमेरिकन सोल्जर के ऊपर अटैक करते थे और उनको मारते थे। तो इसको बोलता है गोरिल्ला वारफेयर, जो जंगल में होता है छुप छुप के। मतलब आप छुप के अटैक किए, फिर आप आके फिर छुप गए, तो जिनको मारे वो आपको ढूंढ नहीं पाया, वो खुद ही मार खाया और मर गया। ये होता है गोरिल्ला वारफेयर। तीसरा होता है प्रॉक्सी वार, तुशिमा युद्ध। तुशिमा युद्ध, अच्छा कुट युद्ध में एक चीज़ मैं ओमिट कर गया। कुट युद्ध में एक और चीज़ भी होता है जो कि डिप्लोमेसी का जो जंग होता है, वो भी कुट युद्ध बोला जाता है उसको। जो मतलब अपना डिप्लोमेसी, जैसे फॉरेन पॉलिसी अगर स्ट्रांग हो तो आप अपना फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से दूसरे देश को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो, तो ये भी एक कुट युद्ध होता है। अच्छा, तुशिमा युद्ध क्या होता है? प्रॉक्सी वॉर, जैसे कि कोल्ड वॉर में हुआ था, जबकि अभी हो रहा है। यूक्रेन और रशिया जंग तो लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो एक्चुअली जंग जो हो रहा है वो यूक्रेन और रशिया के तो बीच में तो हो ही रहा है, लेकिन प्रॉक्सी पीछे से ये लोग लड़ रहा है। यूएसए और यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और पीछे से लड़ रहा है, प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया टाइप ऑफ वार्स, जंग कितने टाइप का होता है। फिर आते हैं हम चाणक्य के जो षटगुण सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी। 6 फोल्ड पॉलिसी, ये क्या है? अगर मान लेते हैं चाणक्य के हिसाब से, कौटिल्य के हिसाब से, नेवर तो हमारे नेचुरल एनिमी तो है ही, तो अगर उनके ऊपर आपका दबदबा रखना है और उनको आपके कंट्रोल में रखना है, तो आप क्या क्या स्ट्रेटजी लोगे, तो उसके ऊपर ये क्लैरिटी करके उन्होंने बोला कि एक थ्योरी दिया कि षटगुण सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? पहले उन्होंने बोला संधि, ट्रीटी। अगर उन्होंने बोला कि अगर मान लो आपका एनिमी आपसे स्ट्रांग है, तो अगर आपका एनिमी आपसे स्ट्रांग है तो आप उनके साथ जंग मत करो, उनके साथ कोई भी ट्रीटी कर लो, या तो पैसा दे दो, कुछ करके आप उस टाइम के लिए मामले को दबा दो। जैसे कि अगर चाइना ने जो 2020 में जो स्टैंड ऑफ चालू किया था लद्दाख में, तो उसको अब आके समझ में आया कि इंडिया उतना कमजोर तो है नहीं, लड़के कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, तो अब वो एक ट्रीटी करके जो भी स्टैंड ऑफ है वो सब दोनों तरीके से, इंडिया भी पीछे आ रहा है, चाइना भी पीछे जा रहा है, चाइना का जो आर्मी है वो भी पीछे चला गया, जो स्टेटस को था वो मेंटेन होगा अभी से। तो ये ट्रीटी कर लिया दोनों ने, क्योंकि चाइना को समझ में आ गया इंडिया एक ताकतवर देश है, फालतू में उसके साथ उलझ के कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, ऊपर से इकोनॉमी में लॉस आएगा। तो उसने क्या किया? ट्रीटी कर लिया, ठीक है। तो ये होता है एक पहला पॉलिसी। अगर मान लो आपका एनिमी आपसे स्ट्रांग या तो आपकी तरह ही हो, तो आप क्या करो? ट्रीटी कर लो, करके मामले को रफा दफा करो और अपने इकोनॉमी को स्ट्रांग करते रहो। ये जो चाइना अभी फॉलो किया, क्योंकि 3-4 साल से बॉर्डर में खड़े रहे, इंडिया वाले भी खड़े रहे, इंडियन आर्मी, और चाइना वाले भी लद्दाख में खड़े रहे। तो 4 साल बाद उनको समझ में आया कि ये ठंड में खड़े रह के कुछ फ़ायदा तो है नहीं, ऊपर से इंडिया के अंदर बिजनेस तो चाइना का अभी कम हो गया है, इसलिए लॉस भी हो रहा था इकोनॉमिकली। तो चाइना ने सोचा कि चलो संधि कर लेते, जो स्टेटस को था 2020 के बॉर्डर का जो स्टेटस को था LAC का, वो मेंटेन करते हैं और मामले को रफा दफा करते हैं। ये होता है संधि। ऐसे इंडिया भी बहुत सारे देशों के साथ बहुत सारे ट्रीटी किया हुआ है, जैसे कि डिफेंस ट्रीटी होता है। तो अगर ये जो थोड़ी देर बाद हम बात किए, जैसे कि लद्दाख में LAC में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद अभी चाइना और इंडिया के बीच में सब ट्रीटी हो गया, जो स्टेटस को में लौट गए। ये जैसे कि इंडिया चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर था, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था, स्ट्रॉन्ग एनिमी था, तो ऐसे इंडिया के लिए भी चाइना एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है। ऐसा नहीं है कि चाइना भी कोई हल्का देश है, तो वो भी इंडिया भी चाहता था कि ट्रीटी हो जाए और हम एक दूसरे जो स्टेटस को था 2020 से पहले ये हो जाए। तो ये ऐसे होता है ट्रीटी। इफ़ एनिमी इज स्ट्रॉन्ग, अगर एनिमी आपके लिए स्ट्रॉन्ग है तो आप ट्रीटी कर लो, ठीक है। ट्रीटी करके उस मामले को वही रफा दफा करो और अपने इकोनॉमी के पीछे टाइम दो। फिर आता है विग्रह। विग्रह मतलब ब्रेक द ट्रीटी व्हेन यू बिकेम स्ट्रॉन्गर। ये जो चीज़ है ना, ये विग्रह, ये चाइना ने बहुत बार इंडिया के साथ किया है। जब भी चाइना को लगता है कि वो इंडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, वही ट्रीटी तोड़ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुसपैठ करने की कोशिश करता है पूरा LAC में।
ठीक है। तो ये होता है विग्रह, ये इंडिया कभी किया नहीं किसी के साथ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मोरालिटी, हम जितना भी चाणक्य नीति फॉलो कर ले उसमें से थोड़ा सा मोरालिटी और एथिक्स को आगे रख ही लेते हैं। तो इसीलिए हम कभी कभी ये ब्रेक द ट्रीटी, कभी जो भी ट्रीटी हुआ है इंडिया के साथ किसी देश का, तो इंडिया कभी भी उस ट्रीटी को पूरा का पूरा रिस्पेक्ट देता है। लेकिन ये चाइना वाले, ये जो ब्रेक द ट्रीटी है, ये तो चाइना के ऊपर पूरा फिट होता है। बहुत सारे ट्रीटी बहुत देश के साथ ये इसने किया है, लेकिन जब ये ताकतवर बन गया तो सारे ट्रीटी को भुला के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तो ये जो चीज़ है चाइना करता रहता है, ये होता है ब्रेक द ट्रीटी व्हेन यू बिकम स्ट्रॉन्गर। ये चीज़ चाणक्य ने बोल के गया था, जो चाइना बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है। ऐसा तो बंदा इंडियन था, हम लोगों को सही तरीके से चाणक्य को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कई मामलों में चाइना ने चाणक्य को ज़्यादा फॉलो किया, इंडिया से भी ज़्यादा। तो ये जो, क्योंकि हम कभी भी ट्रीटी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, इंडिया कभी भी किसी भी देश के साथ ये जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी जो है, जो पानी का जो ट्रीटी होकर रखा है, जो सिंधु का जो पानी है, लेकिन हम अभी भी वो ट्रीटी नहीं तोड़े। पाकिस्तान ने इतना टेररिस्ट अटैक करवाया, इतना कुछ किया इंडिया के साथ, सारे गलत काम कर लिए, टेररिस्ट बोलो, बम्बार्डिंग बोलो, 4 बार इंडिया के साथ जंग भी कर लिए, फिर भी हम वो वाटर ट्रीटी नहीं तोड़ते, क्योंकि हम उस ट्रीटी को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर इस जगह पे चाइना होता तो कब का वो ट्रीटी भुला दिया होता, और पाकिस्तान तो बिना पानी ही मर जाता अभी तक। तो ये सब इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा फ़र्क तो इस चीज़ में है। फिर आता है आसना मतलब स्टेशनिंग ऑफ फोर्सेस नियर एनिमी टेरिटरी, जो कि इंडिया करके बैठा हुआ है। LAC में चाइना के साथ तो स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी खड़ा हुआ था, इसलिए तो स्टैंड ऑफ हुआ, फिर चाइना अभी पीछे गया। और LOC में तो हर वक्त लगा ही रहता है जंग, थोड़ा बहुत तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग हमारे फोर्स, जो इंडियन स्ट्रॉन्ग फोर्स है, 4th लार्जेस्ट आर्मी जो दुनिया का है, वो खड़ा हुआ है, इसलिए कोई वहाँ से अंदर नहीं आता, बॉर्डर से कोई अंदर नहीं आता। फिर होता है जियान मतलब मूवमेंट, एक्सरसाइज नियर द एनिमी टेरिटरी। जैसे कि अगर मॉडर्न एज में देखें, हम लोग क्या देखते हैं, नेवल एक्सरसाइज, किसी दूसरे की वाटर बॉडी में जाके एक्सरसाइज करना, फिर बॉर्डर में जाके दूसरे चाइना के बॉर्डर के सामने जाके इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज होता है। तो ये सब अपना जो ताकत है, इसको शोक किया हुआ जाता है, मतलब शोकेस किया जाता है कि आप लोग अगर हम पे अटैक करें तो हम लोग ऐसे आपको मारेंगे। तो ये सब अपना ताकत को शोकेस किया जाता है। ये सारे चीज़ मान लीजिए आज से 2300 साल पहले ये सारे चीज़ उन्होंने सोच लिया था, कौटिल्य ने सारी चीज़ सोच के बोल भी दिया था, थ्योरी बना के लिख के चले गए, और आज हम लोग ये सब समझ पा रहे हैं। फिर आता है सोमोश्राया, इसका मतलब क्या हुआ, ज्वाइनिंग हैंड विद दोज हैविंग सिमिलर एम एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मान लीजिए इंडिया फिलहाल के लिए इंडिया क्या करता है, अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, बहुत सारे ट्रीटी हुआ है, बहुत सारे डिफेंस पैक हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इंडिया भी चाहता है दुनिया के ऊपर चाइना का दबदबा उतना ना हो, और अमेरिका भी चाहता है, USA भी चाहता है कि चाइना का दबदबा पूरा ना फैल जाए पूरी दुनिया के ऊपर। इसीलिए दोनों का एम एक है, इसीलिए दोनों दोस्त होके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होता है जो है सोमोश्राया। फिर होता है द्वैतवाद मतलब डुअल पॉलिसी। चाणक्य ने बोला था एक टाइम पे 2 एनिमी मत पालो, दो एनिमी के साथ एक टाइम पे मत लड़ो, एक के साथ फ्रेंडशिप कर लो, दूसरे के साथ एनिमिटी बरकरार रखो। ठीक है, चाणक्य ने ये बोला था, क्योंकि 2 फ्रंट वार चाणक्य ने बोला कि कभी हमेशा अवॉइड करो, एक को शांत करो, दूसरे को पीटो, फिर उसको शांत करो, इसको पीटो। एक टाइम पे 2 जंग नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं डुअल पॉलिसी। एक के साथ दोस्ती कर लो, एक दुश्मन के साथ दोस्ती कर लो, और एक दुश्मन के साथ दुश्मनी बरकरार रखो। ये हो गया उनका चाणक्य का षडगुण सिद्धांत, 6-fold पॉलिसी, जिसको इंग्लिश में 6-fold पॉलिसी बोला जाता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 उपाय। 4-fold पॉलिसी मतलब कोई भी नेबर हो या तो यानी कोई भी देश हो, उसको अगर अपने अंडर, अपने दबदबे के अंदर रखना है तो क्या क्या आप पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, क्या क्या रास्ता आपके पास है। पहला जो रास्ता उसने बोला कि साम मतलब पीस और कॉन्सिलिएशन एंड पीस। जैसे कि इंडिया क्या करता है, नेपाल के साथ अपना पीस बरकरार रखता है, जो भी नेपाल को चाहिए वो सप्लाई करता है, जो भी
रॉ मटेरियल वाल हो जाए। नेपाल को अगर पोर्ट चाहिए तो कलकत्ता पोर्ट का एक्सेस देता है नेपाल को फ्री में, बॉर्डर खुला रहता है, नेपाल के लोग इंडिया में आके काम कर सकता है, इंडिया के लोग नेपाल के अंदर जाके कुछ कर सकता है, तो जहाँ पे नेपाल का इकोनॉमी एक और भी ग्रो करे। तो ये सारे चीज़ हम पीस के अंदर करते हैं नेपाल और भूटान के साथ, ठीक है। फिर आता है दाम, पेइंग इकोनॉमिक वैल्यू इन इज सेकेंड ऑप्शन। मतलब अगर कोई देश आपके साथ आपका बात नहीं मान रहा है तो एक काम करो, उसको पैसा दो, पैसा दे, जैसे कि चाइना करता है। कोई भी अफ्रीका में जाओ, अपना पैसा इन्वेस्ट करके कॉलोनी बना देता है। मतलब एक टाइप का कॉलोनी हुआ, मतलब सारे इन्वेस्टमेंट करके उस देश के अंदर, जैसे अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश के ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उस सारे देश एक तरीके से चाइना की बात ही मानता है। तो ये होता है दाम, पैसा दो। और जैसे कि इंडिया भी करता है, जैसे कि इंडिया चाबहार पोर्ट ईरान के ऊपर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो, इसलिए चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। फिर अफगानिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके बहुत कुछ बना रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो। ये सारी चीज़ इंडिया भी करता है, लेकिन चाइना एक एग्रेसिव मोड में करता है। ये दाम का ये जो टैक्टिक्स है ना चाणक्य का, ये एकदम एग्रेसिव मोड में, चाइना बहुत एग्रेसिव मोड में फॉलो करता है इसको। उसके बाद आता है वेद मतलब यूज लॉजिक एंड ट्रिकी इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड, जो कि एक तरीके का डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी होता है। अपना दिमाग को ऐसे फंसा दूसरों को अपने बातों में, अपने जालों में, डिप्लोमेसी में, कि वो अपने आपकी बात मानने में मजबूर हो जाए। जैसे कि फिलहाल इंडियन डिप्लोमेसी पे चल रहा है, जो जैसे कि पाकिस्तान में बहुत UN में जाके कश्मीर बोल के रोया, बहुत रोया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुना, क्योंकि इंडिया का जो अभी जो जयशंकर सर के अंदर जो लॉजिक, जो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत स्ट्रांग है। वो हर चीज़ अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है। तो हर कोई हमारे एस जयशंकर साहब की बात मानते हैं, सुनते हैं UN में। तो ये सारे चीज़ होता है कि वेद, ये होता है आपका ट्रिकी लॉजिक और इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड। तो आपका इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज में कैसा है, क्या है, दूसरे देश कैसे आपकी बात सुनता है, मान लेता है। तो ये सारी चीज़ वेद के अंदर आता है, जो कि चाणक्य ने बोल के गया था। फिर अगर ये तीनों फेल हो जाए, शाम दाम वेद, ये तीनों रास्ता फेल हो जाए, तब जाके आपको क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। मतलब यूज फोर्स, आपके आर्मी घुसाओ, मारो पीटो और जगह ले लो, ठीक है, दुश्मन को ख़त्म कर दो। ये अगर ये तीनों उपाय फेल हो जाए, चाणक्य ने ऐसा क्यों बोला, ये तीनों को पहले रखा, लास्ट में दंड को रखा। तो पहले दंड देना चाहिए, क्योंकि दंड अगर आप देने जाओगे मतलब आपको जंग करनी होगी। तो जंग अगर आप करोगे तो आपको इकोनॉमिकल लॉस झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जितना बड़ा भी देश हो जाए, सुपर पावर भी इकोनॉमिकल लॉस झेलता है। अमेरिका भी झेला, चाइना भी झेला, रशिया भी झेल रहा है अभी यूक्रेन के साथ जंग में, इंडिया भी झेला कारगिल जंग में। तो अगर पहले ही आप इकोनॉमिकल लॉस को नहीं झेलना चाहते हो, तो पहले ये सारे रास्ते पहले ट्राई कर लो, साम दाम वेद, ये 3 रास्ते ट्राई कर लो। अगर यहाँ पे भी आपको सक्सेस नहीं मिलता है, तब जाके आप जंग तो करनी होगी। जब कारगिल के टाइम कोई रास्ता नहीं था इंडिया के पास, जंग करना पड़ा। अभी क्या होता है, अब इंडिया वेद को यूज़ करके, मतलब फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को यूज़ करके पाकिस्तान को कंट्रोल में रखा हुआ है, और थोड़ा हद तक चाइना को भी, और बाकी जो मालदीव है उनको पैसा दे देता है, वो कंट्रोल में रहता है। नेपाल को भी दाम और शाम के अंदर कंट्रोल में ले लेता है, नेपाल और भूटान को भी। श्रीलंका भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसे इंडिया अभी कंट्रोल करता है। ये हो गया 4 उपाय। अब आते हैं कौटिल्यस सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट। कौटिल्य ने इस थ्योरी में क्या किया, इस थ्योरी में इंसान का, ह्यूमन का जो बॉडी होता है, उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट होता है, जैसे कि हेड, हार्ट, हाथ, पैर। ये एक ह्यूमन बॉडी के साथ एक स्टेट को रिलेट करके उसका कंपैरिजन करके समझाया कैसे ह्यूमन के बॉडी में जो पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेट के लिए भी वो सारे पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके एक स्ट्रांग ह्यूमन के तरह एक स्ट्रांग स्टेट भी बनता है। जैसे कि हम अब डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जैसे कि according to this theory, a state or a well-governed kingdom is composed of 7 essential elements or limbs that contribute to its stability and prosperity। जैसे कि एक इंसान के लिए अगर स्टेबल रहना है, प्रॉस्पर करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए उसका सर,
आँखें, कान, मुंह, हार्ट और जितना भी हाथ पैर है, ये सारे चीज़ स्टेबल होना, ठीक ठाक होना चाहिए। इस तब जाके वो बंदा स्टेबल रहेगा और उसका अपने काम करेगा और खुद को प्रॉस्पर करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेट का भी कुछ है, स्टेट का भी रिलेशन ऐसे ही उनको एक ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया, क्योंकि उन्होंने बोला जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सर होता है, हेड, जो हेड होता है, जो स्टेट के अंदर जो रूलर होता है वही उसी स्टेट का हेड होता है। ठीक है, किंग और स्वामी, जो कि उस स्टेट का हेड होता है, एकदम प्रधान होता है। अगर मान ले वो जो इफ़ दिस इज स्ट्रॉन्ग विल मेक अदर वीकर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग। इन्होंने बोला अगर आपका सर, एक इंसान का सर, उसके अंदर जो ब्रेन है, उसका बुद्धि जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, उसका नॉलेज, उसका विजडम अगर स्ट्रॉन्ग है, ब्रेन स्ट्रॉन्ग है, तो वो अगर उसका हाथ पैर थोड़ा कमज़ोर भी होगा तो उसको ओवरकम कर लेगा। इसका मतलब एकदम आसान भाषा में इसका मतलब समझते हैं। अगर एक देश, अगर मान लीजिए हाथ पैर स्ट्रॉन्ग होने से ही ताकत आता था, तब जाके हर देश का तो कोई जो प्रधानमंत्री बनता या तो प्रेसिडेंट बनता वो कोई पहलवान होता। ऐसा तो होता नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर या तो प्रेसिडेंट होता है वो एक आम सा इंसान होता है, उसका हाथ पैर पहलवान जैसा तो होता, बॉडी बिल्डर जैसा तो होता नहीं है, लेकिन उसके पास जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग दिमाग होता है, उसका जो सोचने का तरीका, उसका जो नर्वस सिस्टम, वो प्रेशर झेल सकता है। तो ये जो चीज़ होता है, जो हेड होता है, जो रूलर होता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग मेंटली और नर्वस सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग होए, उसका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, उसका सोच स्ट्रॉन्ग है, उसका विजडम स्ट्रॉन्ग है, तो वो बाकी जो कमज़ोर करी है वो सबको स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये है रूलर का खासियत, जो चाणक्य ने बोल के गया था, जो इंसान के हेड के साथ रिलेट किया हुआ है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हेड होता है उसके साथ रिलेट किया हुआ है रूलर को। फिर आता है अमात्य। अमात्य मतलब सीनियर मिनिस्टर। ये कौन है? ये होता है आँखें। ठीक है, अगर आपकी आँखें खुली होता है, सही तरीके से खुला हुआ रहता है ना, तो आप बहुत कुछ देख पाओगे और उसके एनालाइज करके अपना डिसीजन भी सही ले पाओगे। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो रूलर के जो सीनियर मिनिस्टर होना चाहिए वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और टैलेंटेड होना चाहिए, केयरफुली। इसलिए उन्होंने बोला कि सीनियर मिनिस्टर जिसको भी चूज़ करे राजा, वो केयरफुली चूज़ करे, क्योंकि वो हमेशा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। अगर मान लीजिए भारत का अभी फिलहाल फॉरेन पॉलिसी, मतलब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी है, अगर वो कैपेबल नहीं होता, इतना कैपेबल नहीं होता, तो भारत का फॉरेन पॉलिसी इतना अच्छा होता नहीं था। इसीलिए केयरफुली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, केयरफुली उनको चूज़ किया है। ठीक है, वो कभी इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उनको राज्यसभा से जिता के चूज़ करके अपने हिसाब से फॉरेन मिनिस्ट्री दिया हुआ है। इसीलिए जो अगर काबिल जगह पे बैठ जाए, ठीक ठाक जगह पे बैठ जाए, ठीक पोजीशन में बैठ जाए, तो वो अपना काम करके दिखाते हैं। और ऐसे जैसे कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पहले से बहुत बेहतर हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुआ है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, फिर आता है दुर्ग। दुर्ग मतलब फोर्टिफिकेशन। योर फोर्टिफिकेशन शुड बी स्ट्रांग। ठीक है, फोर्टिफिकेशन मतलब आर्म, मतलब हाथ पैर। यहाँ पे जैसे कि भारत कोई भी इंसान का जो हाथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम वो हाथ से ही करता है। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन हाथ से होता, अगर कोई इसको अटैक करता है तो हाथ से उसको रोकता है, डिफेंस करता है, हाथ से भी मारता है। ठीक है, तो ये होता है, ये शुड बी स्ट्रॉन्ग। चाणक्य ने बोल के गए थे कि ये जो ह्यूमन आर्म जैसे कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसे एक स्टेट का जो फोर्टिफिकेशन, मतलब मान लीजिए एक तरीके का उसका जो डिफेंस पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है जनपद, मतलब पीपल एंड टेरिटरीज। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पैर होता है ना, उसके साथ इस जनपद को रिलेट किया गया। तो किंग हैज़ टू एश्योर दैट हिज पीपल आर हैप्पी एज दे आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अगर मान लीजिए देश का जो प्रजा है वो राजा के ऊपर रूठा हुआ है, तो वो अपने तरीके से खुश नहीं रहेगा तो काम पे उसका मन नहीं रहेगा, तो काम सही से करेगा नहीं, तो इकोनॉमी ऐसे ठप पड़ जाएगा। तो ऐसे ही उसके साथ, इसीलिए इसको पैर के साथ कंपैरिजन किया हुआ। इसलिए अगर पैर नहीं चलेगा तो आप हिल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका प्रजा नहीं खुश है, प्रजा नहीं चलेगा, तो आपका देश ऐसे ही बंद पड़ जाएगा। तो इसीलिए प्रजा के साथ, पीपल जनपद के साथ पैर को
कंपैरिजन किया है चाणक्य ने कि क्यों, क्योंकि अगर पैंट नहीं हिलता तो इंसान का बॉडी ऐसे एक जगह पे रुक गया। ऐसे ही अगर प्रजा नहीं हिलता, प्रजा अपना काम नहीं करता सही ढंग से, तो इसलिए तो अपना देश की इकोनॉमी ऐसे ही बैठ जाएगा। ठीक है, फिर आता है 5वां नंबर पे दंड, मतलब बॉल, मतलब आर्मी। आपका आर्मी स्ट्रांग तो होना ही है, ये तो बेसिक। आज की दुनिया में जिसके पास आर्मी स्ट्रांग है सब उसका लोहा मानता है। ठीक है, यूक्रेन के पास कमज़ोर आर्मी था, रशिया ने घुसा, पीटा, मारा, ख़त्म कर दिया देश को। इंडिया के पास स्ट्रांग आर्मी था, चाइना आया, बॉर्डर में 4 साल खड़े रहे, फिर पीछे चला गया। इसलिए आर्मी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कोष, ट्रेजरी। ये तो बेसिक फॉर्म है, ये तो एकदम पहले दिन से चाणक्य ने बोल दिया था, मतलब पहले थ्योरी में शायद यही बोला कि ट्रेजरी आपका स्ट्रांग, पैसा आपके पास होना चाहिए। पहले आप बिजनेस कर लो, उसके बाद लड़ाई झगड़ा, उसके बाद, जैसे कि चाइना करता है। पहले 30 साल तक 1980 से उसने अपना बिजनेस करना चालू किया सही से, ग्लोबल बिजनेस। फिर 30 साल तक, 2010 तक उसने बस बिजनेस ही किया, दुनिया के अंदर बिजनेस करके। तब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था चाइना के पास। चाइना किसी के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गया, उन्होंने सिर्फ बिजनेस किया, दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिकल पावर बने। फिर जाके वो क्या शुरू किया, सारे देश के साथ, जो नेबर स्टेट है चाइना के, उसके साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ गए और एक दूसरे को तंग करने लगे। तो ये जो ट्रेजरी है, ये पैसा पहले होना जरूरी है। इंडिया अभी चाइना की तरफ कोशिश कर रहा है कि इंडिया भी अभी 5वें नंबर पे है इकोनॉमिक के दिख से, वो थोड़ी दिन में 3 नंबर पे आ जाएगा, लेकिन 1-2 साल में शायद 3 नंबर पे आ भी जाए इकोनॉमी में। लेकिन चाइना और अमेरिका से बहुत पीछे है। अगर 3 नंबर का इकोनॉमी बन भी जाए इंडिया, फिर भी चाइना और अमेरिका से बहुत पीछे रहेगा, और भी 10 साल लगेगा चाइना के सामने पहुंचने के लिए, मतलब इकोनॉमिक जो जीडीपी होता है उसी के हिसाब से। तो इसलिए पैसा पहले ज़रूरी होता है। पैसा होगा तो आपका दबदबा अपने आप होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और ट्रेजरी सही रहेगा, एक तो आपका दबदबा तो होगा ही, दूसरों को कंट्रोल कर पाओगे। और एक दूसरा चीज़ जो है वो है, अगर आपके देश में कभी कभार इमरजेंसी आ भी गया है, जैसे कि कुछ दिन पहले कोरोना आया था, सारे देश, सारे इकोनॉमी, सारे काम बंद पड़ गए थे। उस टाइम ट्रेजरी में जो पैसा रखा हुआ था, जो फॉरेन रिजर्व था, उसी को हम यूज़ करके अपना जो भी खाना स्टोर किया हुआ गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारी चीज़ यूज़ करके हम वो जो 2-3 साल हम झेल लिए। अगर किसी भी देश के पास वो स्टोरेज नहीं रहेगा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास इमरजेंसी ऐसे नहीं कि हमेशा जंग के रूप से आएगा, इमरजेंसी ऐसे वायरस के थ्रू से भी आ सकता है, किसी और तरीके से भी आ सकता है। तो इमरजेंसी जब भी आएगा तो आपका ट्रेजरी इतना होना चाहिए कि आपको उस इमरजेंसी से निकाल लो। ठीक है, ये हो गया ट्रेजरी का महत्व। फिर हो गया मित्र, अलायंस। ऐसे तो चाणक्य के हिसाब से, हाँ, चाणक्य ने ये जो एलाई है, इसको कान के साथ तुलना, और जो ट्रेजरी है उनको मुंह के साथ तुलना किया है। ठीक है, और ये जो दंड, आर्मी, ये हार्ट के साथ तुलना किया है, उनको कंपैरिजन किया है हार्ट के साथ आर्मी को। अच्छा, अब हम देखेंगे ये मित्र, अलायंस। जैसे कि मान ली अलायंस चाणक्य के हिसाब से, अगर अलायंस जो होता है ये एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उस जंग, मान लीजिए ये जो यूक्रेन और रशिया का जो जंग चल रहा है, इसमें इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं करता है। ऐसे नहीं इंडिया रशिया की तरफ से जंग में कूद गया, लेकिन रशिया का दोस्त है हमारा भारत, रशिया भी भारत का दोस्त है। तो इसलिए भारत ने क्या किया, पीछे से तेल खरीदता रहा रशिया से और उसका इकोनॉमी को चलाता गया। तो ये होता है एलाई का, मतलब आपका फ्रेंड आपके साथ हो तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो तो डायरेक्टली मदद तो नहीं मिलता है, लेकिन पीछे से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल ही जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक होता है। अगर आपका दोस्त भी स्ट्रांग है तो आप भी स्ट्रांग हो। ठीक है, दे आर सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द किंग। ये है चाणक्य के हिसाब से अलायंस का मीनिंग। अच्छा, ये हो गया कौटिल्यस सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट। अब आता है, अब ये सारी चीज़ हमने देख लिए, जो 6 फिलोसफी उन्होंने दिया था, जो 6 थ्योरी दिया था। क्या क्या दिया था? पहले दिया था रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, उसके बाद मंडल सिद्धांत, फिर सप्तंग, फिर षटगुण, फिर 4 उपाय एंड टाइप ऑफ वायर।
टाइप ऑफ जंग, मतलब जंग कितने तरह, ये पहला हो गया 1 नंबर रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज हो गया, फिर हो गया मंडल सिद्धांत, फिर तीसरा हो गया टाइप ऑफ वार, फिर चौथा हो गया ये आपका षडगुण सिद्धांत, फिर पांचवा हो गया फोरफोल्ड पॉलिसी, फिर छठा हो गया आपका सप्तक थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं उनका जो चाणक्य की नीति है वो एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो चाणक्य नीति जो है, पहले तो वो उनके जो विजडम था, उसका जो वास्ट नॉलेज है वो पहले उसके अंदर आता है, फिर उसका नॉलेज, विजडम, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एथिकल बिहेवियर एंड परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये सारे जो गुण है ना, विजडम, नॉलेज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये एथिकल बिहेवियर और परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये सारे चीज़ चाणक्य के अंदर बहुत पहले कूट के भरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने ये सारे चीज़ एक साथ कंबाइन करके अपना जो थ्योरी है फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के ऊपर दे पाए। तो उनका जो ये सारे विजडम, नॉलेज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एथिकल बिहेवियर, ये सारे कुछ जो है, ये जब एक तरीके से चाणक्य के अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के अंदर आया, तो वो ये 2 किताब बहुत सारे चीज़ के ऊपर डिस्कस कर दिए। क्या क्या चीज़ है, आपका लीडरशिप कैसे होना चाहिए, एक स्टेट का गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, डिप्लोमेसी कैसे होना चाहिए, वॉरफेयर कैसे होना चाहिए, इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करे, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, सोशल कंडक्ट कैसे होना चाहिए, ये सारे चीज़ के ऊपर उन्होंने बात करके उन 2 किताब के अंदर चले गए। क्योंकि उनके पास विजडम, नॉलेज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जो कैपेबिलिटी, एथिकल बिहेवियर और परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, हर चीज़ को एक्सीलेंट तरीके से करनी है, उसको एक्सीलेंट बनानी है। तो ये जो सोच था चाणक्य का, ये सारे चीज़ जब उनके किताब में आए, उनके नॉलेज के थ्रू बाहर आए प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया। लीडरशिप के ऊपर बात कर लिए, गवर्नेंस को आसान करवा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, वॉरफेयर कैसे कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं, ये सब बोल दिए। उस इकोनॉमी कैसे ग्रोथ होगा, ये भी बोल दिए। फिर पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल कंडक्ट भी, उसके ऊपर भी उन्होंने बात कर दिए। तो ये हो गया समरी ऑफ चाणक्य नीति। अब उनके कुछ बातें, मतलब 2-4 लाइन वो जब बात बोलते थे, हर एक बात का एक अंदर एक मीनिंग होता था। ठीक है, तो ये चीज़ उनके कुछ बातें हम अभी देख लेंगे। पहला कि उन्होंने क्या बोला, इवन इफ ए स्नेक इज नॉट पॉइजनस इट शुड बी प्रिटेंड टू बी वेनमस। मतलब अगर आप कोई भी सांप पॉइजनस ना भी हो, लेकिन आपको प्रिटेंड ऐसे करनी है कि आप ताकतवर हो, आप वेनमस, आपके पास जहर है, ऐसे बिहेव करनी है। जैसे कि अगर मान ले कोई भी देश ऐसे तो कमज़ोर है, लेकिन अगर कोई आपको दबा रहा है और आप और भी दब जाओ, तो वो आपके ऊपर एकदम चढ़ जाएगा। मान लीजिए ऐसा तो इकोनॉमिकली इंडिया चाइना से पीछे है। ठीक है, तो जब स्टैंड अप हुआ लद्दाख में, उसके पहले ये यहाँ पे हुआ था, वो भूटान के पास, वो चुम्बी वैली में, वो नाम वही भूल रहा हूँ। तो भूटान के पास जब उसके 3-4 साल पहले हुआ था, भूटान के पास एक जगह पे हुआ था, फिर यहाँ पे लद्दाख पे स्टैंड अप हुआ। तो चाइना का जो इकोनॉमी है वो इंडिया से बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन इंडिया दबा नहीं, उसके सामने इंडियन आर्मी आँख में आँख डाल पे खड़े हो गए, वो पीछे हटा। बाद में अभी जाके वो पीछे हटा। तो यही वही चीज़ पहले लाइन पे ही बोल दिया चाणक्य ने, इफ़ यू शुड नॉट पॉइजनस शुड बी प्रिटेंड वेनमस। मतलब आपके पास जहर ना भी हो, लेकिन आप दबना नहीं चाहिए। इसका मतलब यही है कि अगर आप इकोनॉमिकली कोई आपसे ताकतवर हो, आप इकोनॉमिकली उतना ताकतवर ना भी हो, लेकिन आप दबोगे मत। अगर आप दब जाओगे तो वो आपको पूरा दबा देगा। ठीक है, 4 साल तक हम डटे रहे, चाइना पीछे हटा। ये हो गया पहला बात है। दूसरी बात की, ए पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट बिकॉज स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट एंड ऑनेस्ट पीपल आर विक्टिमाइज फर्स्ट। जैसे कि इंडिया 2014 से पहले होता रहता था, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल रूल फॉलो करता था, एथिक्स और मोरालिटी को सामने रखता था। इसलिए पाकिस्तान क्या करता था, टेररिस्ट भेजता था, बम फोड़ के भाग जाता था। फिर इंडिया उस सबूत लेके यूएन में जाते थे, पाकिस्तान के पास जाते, कुछ होता नहीं था। तो जो बंदा बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है वो पहले मारे जाते हैं। जैसे कि 2014 से पहले इंडिया के साथ होता था, वो ज़्यादा रूल फॉलो करता था,
इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा रूल फॉलो करते थे तो बहुत ज़्यादा काटे जाते थे। ठीक है, उसके बाद ये आसान भाषा में, फिर ए मैन इज़ ग्रेट बाई इट्स डीड्स नॉट बाई बर्थ, ये तो होना ही है, जो क्योंकि उन्होंने खुद, चाणक्य ने खुद अपने एक छोटे जात के लड़के को राजा बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को, तो वो तो ये चीज़ तो उसके समझ में होगा ही, वो तो बोले गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि कोई भी बंदा अपने जन्म से महान नहीं होता है, वो जो काम करता है, वो जो ज़िंदगी में अचीव करता है, उसके ऊपर उसको महान बोला जाता है। फिर आता है, बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क ऑलवेज आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चन, व्हाई एम आई डूइंग इट, व्हाट द रिजल्ट माइट बी, will I be successful, only when you think deeply and find satisfactory answer to this question go ahead। उन्होंने बोला अगर कोई काम आप शुरू करने जा रहे हो तो डीपली समझ लो, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं ये, अगर हम सही से करें तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है हमें, और उसके बाद क्या हम उस काम में सक्सेसफुल उतना होंगे कि कोई और दूसरे काम करेंगे तो और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में लाओ, उसको सोचो, फिर अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए तो उस काम पे हाथ लगाओ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला, एज सुन एज द फियर अप्रोचेस नियर अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट। इन्होंने बोला दिमाग के अंदर कभी डर को बैठने मत दो, अगर आपको लगे कि डर आपके अंदर आ रहा है तो वही उसको ख़त्म करो और ख़त्म करो। उन्होंने पहले ही बोल दिया, डर आपको पहले ख़त्म कर दो, उसके पहले आप डर को ख़त्म कर दो, डर आपको ख़त्म करे उससे पहले आप दिमाग के अंदर डर को घुसने ही मत दो, बाहर ही ख़त्म कर दो। ये हो गया पहला। उसके बाद उन्होंने बोला, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योर सेल्फ। ये एक बड़ी बात बहुत बड़ी बात है ये। इन्होंने बोला कि ऐसे कि हम सुनते हैं लेकिन लोग गलती से सीखते हैं, अपने गलती से सीखते हैं। उन्होंने बोला कि अपने गलती से सीखने जाओगे तो पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, क्योंकि आप गलती करोगे फिर उससे सीखोगे फिर सही करोगे, ये ऐसे करते हुए आपकी पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, आपके सारे गलती भी गलती रह जाएंगे, ज़िंदगी भी गलत हो जाएगा। उन्होंने बोला कि दूसरे जो गलती कर रहा है उससे देखो, दूसरों को देखो और सीख लो, वो ऐसे किया तो गलत हुआ, फिर सही तुम दिमाग में सोच लो, फिर सही तरीके से उस काम को करो। ठीक है, फिर आता है, वंस यू स्टार्ट working on something, don't be afraid of failure and don't abandon it. If people who work sincerely are the happiest। जैसे कि उन्होंने बोला कि एक बार आपने किसी काम को शुरू कर दिए तो आप उसके पीछे लगे रहो, उसके पीछे आप लगे रहो, आप छोड़ो मत उसको। अगर आप सिंसियरली उसको करते गए तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, ये तो जैसे कि कोई भी यूपीएससी का प्रिपरेशन बोलिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बोलिए, तो वो जैसे कि बहुत सारे बंदे को 3-4 साल लग जाता है तो वो लगे रहते हैं, तो अंत में वो इतने बार फेलियर होने के बाद भी लास्ट में सक्सेस उसको मिल ही जाता है। तो कोई भी काम, जैसे कि मैं अभी ये कंटेंट बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी शुरू किया हूँ, मैं लगे रहूँगा, मेरा बोलने का तरीका, मेरा कंटेंट और भी अपग्रेड होगा। ऐसे ऐसे करते हुए एक दिन शायद मुझे सक्सेस मिल जाए, लोग मुझे पहचानने लगे, ना भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको खुशी भी मिलेगा। चाणक्य ने बोल के गया है, पीपल हु वर्क सिंसियरली उनको खुशी भी मिलता है। तो वही मुझे भी कोशिश करते, उतना अच्छा कंटेंट शायद उतना अच्छा बोलने का तरीका मेरा हो नहीं रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा खुशी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, शायद आगे अपग्रेड हो जाए। तो ये चाणक्य ने बहुत पहले ही बोल के गया है। अच्छा, अब आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्लियरली शोज। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में चाणक्य का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे कैसे आया, वो तो हम डिस्कस बहुत बार कर लिए। इंडिया वॉज हैविंग टेंस रिलेशन विद, जो भी पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हमारा है और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की भी दुश्मनी है, तो हमने क्या किया, अफगानिस्तान को अपना दोस्त बना लिया। जैसे कि चाइना पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया, ऐसे चलता रहता है। हाँ, वो जो थोड़ी देर पहले हम भूल गए थे, लद्दाख स्टैंड अप से पहले ढोकलाम में भी स्टैंड अप हुआ था, जो चाइना भूटान बॉर्डर के पास है, ढोकलाम वैली। यहाँ पे भी हम लोग डटे रहे थे, चाइना पीछे गया था। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर वहाँ स्पिरिट आया, हमने बोला नहीं, हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे अच्छे से, चाइना इंडिया इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेगा। तो ये सब चलता रहता है। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत जगह पे कौटिल्य का तो इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारा बंदा ही हमारा है। 2300 साल पहले सब कुछ सिखा के चले गए थे, बस हम ही लेट कर दिए। वो सब कुछ बोल के, सब कुछ लिख के बोल के चले गए थे, सब कुछ समझा दिए थे, लेकिन हम ही उसको मानने में लेट कर दिए।
तो अभी हम मान रहे हैं, देखते हैं अब कितना जल्दी होता है। जैसे कि जब हम अभी फिलहाल क्या होता है, जब इंडिया पे टेरर अटैक होता है, जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था, फिर इंडिया में घुस के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दिए थे, फिर एक उसके 2-3 साल पहले म्यांमार में घुस में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, फिर उसके बाद पीओके में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। ये सारे चीज़ उधर लिखा हुआ है। मतलब जब आपको बात ना सुने, साम दाम भेद फेल हो जाए तो आप दंड दो, अब मारो, दंड दो, जैसे कि इंडिया अभी दे रहा है। जब भी पाकिस्तान कुछ उल्टा सीधा करता है, टेररिस्ट अटैक करवाता है, तो इंडिया घुस के मारता है। अच्छा, अब आता है लास्ट पॉइंट, जो कि है व्यू पॉइंट ऑफ कौटिल्य ऑन करप्शन। व्यू पॉइंट ऑफ कौटिल्य ऑन करप्शन। अच्छा, ये यहाँ पे कौटिल्य ने बोला, चाणक्य जी ने बोला कि ह्यूमन के नेचर के अंदर, ह्यूमन नेचर पोजेस करप्शन, ह्यूमन के नेचर के अंदर करप्शन है। कैसे? हम बेसिक एकदम आसान तरीके से समझते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो हम जब पढ़ाई नहीं करते तो घर में क्या बोलते हैं, आप पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, मैथ में 100 में से 100 लाओ तो आपको एक महंगा पेन मिलेगा, या तो आपको ये मिलेगा, आपको साइकिल मिलेगा। तो ये घर में बाबा पहले जब हम छोटे थे ऐसे बोलते थे। तो वो क्या था, मतलब आपको तो काम ही है अच्छे से पढ़ाई करना, जितना हो सके चीज़ों को समझो, फिर अच्छे मार्क्स लाओ। लेकिन फिर भी अगर वो काम आप सही से करो, इसलिए आपको ब्राइब मतलब घूस ऑफर किया जाता था, क्योंकि आपको साइकिल मिलेगा, या तो आपको महंगा पेन मिलेगा, या तो आपको क्रिकेट बैट मिलेगा, या तो बड़ा सा फुटबॉल मिलेगा। तो ये सारे चीज़ ह्यूमन साइकी के अंदर है। उन्होंने बोला कि करप्शन ह्यूमन नेचर के अंदर है, वो आप निकाल नहीं पाओगे। मतलब एकदम निकाल दो किसी इंसान के अंदर से करप्शन पूरा निकाल दो, सोच से करप्शन निकाल दो, ये हो नहीं सकता। He said that as it is impossible not to taste the honey that find in the tip of the tongue। अगर आपके जीभ के ऊपर शहद है और आप उसको टेस्ट ना करो, मतलब टेस्ट नहीं कर पाओ, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट टू ईट अप एटलीस्ट ए बिट ऑफ द किंग्स रेवेन्यू। मतलब एक राजा का जो रेवेन्यू है उससे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ा सा ना चोरी किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने बोला कि ये चीज़ों कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप करप्शन को एक लीगलाइज तरीका बना दो। बहुत सारे स्टेट में अब हो रहा है, करप्शन ही एक बिजनेस बन गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप करप्शन थोड़ा बहुत तो होगा ही, सर्वेंट जो राज का जो रेवेन्यू है राजा का, तो उससे थोड़ा बहुत, जैसे आज के दिन में जो स्टेट का जो रेवेन्यू है उससे थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही। क्योंकि उन्होंने बोला, इस बात को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बोला द सर्वेंट्स आर लाइक फिश इन वाटर। अगर कोई भी मछली पानी में है तो आप नहीं बोल पाओगे वो कितना पानी पिया, कितना निकाल दिया, ये आप नहीं बोल पाओगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट सर्वेंट को आप उतना रोक नहीं पाओगे थोड़ा बहुत करप्शन करने से। लेकिन उन्होंने बोला था थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि करप्शन एक इंस्टीट्यूट बन जाए, करप्शन एक बिजनेस बन जाए, ऐसा नहीं। उसके लिए उन्होंने बोला कि इंसान के फितरत में करप्शन है, जो कि हम बच्चे की एग्जाम्पल से समझे तो पहले ही। जब बचपन में पढ़ाई में अच्छे हो, तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छा गिफ्ट मिलेगा, अच्छा पेन मिलेगा, अच्छा फुटबॉल मिलेगा, क्रिकेट बैट मिलेगा, या तो साइकिल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ होता है। तो अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इस करप्शन तो इंसान के फितरत के अंदर है, तो वो तो अभी वो करप्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो उसको जैसे तैसे करके प्रिवेंट भी तो करना है करप्शन को। इसका सोल्यूशन भी वो देखे गया था। इसका सोल्यूशन करप्शन का, इंसान के फितरत के अंदर करप्शन है, ये भी चाणक्य ने बोल के गया था। और उस फितरत को, उस करप्शन करने की चाहत को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका जो सोल्यूशन है वो भी स्टेट के पास, मतलब राजा कैसे करेगा, वो उसको कैसे कंट्रोल करेगा करप्शन को, वो भी बोल के गया था। उन्होंने पहले बोला कॉन्टीन्यूअस ओवरसाइट, मतलब आप नज़र में रखो, हर एक एम्प्लॉय के ऊपर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर नज़र होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू लॉ के ऊपर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होना चाहिए। मतलब कोई भी लॉ, कोई भी बंदा अगर कोई लॉ को ना माने तो उसको खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो आम प्रजा हो या आम इंसान हो। फिर रेगुलर सुपरविजन, एक टाइम के इंटरवल के बाद अकाउंट्स चेक होना चाहिए। फिर हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए। ये सब चाणक्य ने बोला था। फिर बोला कि एस्टेब्लिशिंग एन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला कि एक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज सेंटर होना चाहिए जहाँ पे हर तरीके से जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जहाँ पे काम कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आता जाए।
कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, उसका डिपार्टमेंट आगे ज़्यादा जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ये सारी चीज़ उन्होंने बोला। फिर बोला कि ट्रांसफरिंग पब्लिक सर्वेंट, जो हम लोग अभी गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफ़र होता है, लोग खुश नहीं रहता है, अभी दूर भेज देता है, तो उन्होंने चाणक्य ने बोल के गया था ट्रांसफरिंग एक अच्छी तरीका है करप्शन प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर एक जगह पे बैठ गया बहुत सालों तक, तो उन्होंने क्या कि अपना सिस्टम बना लेता है, अपना जान पहचान हो जाता है, तो अपने सिस्टम बना के उसी सिस्टम के थ्रू करप्शन करने लगता है, और वो करप्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है बाद में, फिर उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए एक टाइम के इंटरवल के बाद हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरे जगह पे, दूसरे एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में या तो प्रमोशन या तो डिमोशन करके ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। फिर एम्फसाइजिंग अकाउंटिंग मेथड सही होना चाहिए, हिसाब, पैसों का हिसाब सही रहना चाहिए। पनिशिंग नॉन करप्ट सपोर्टर, अगर आपको करप्शन को सही तरीके से रोकना है तो उन्होंने बोला, चाणक्य ने बोला, जैसे कि हम जो लोग करप्शन कर रहा है उनको तो सज़ा देंगे, और जो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, उसको उसकी करप्शन को छुपा रहा है कि उसको भी बैक उसके पीछे बैक से सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भी सज़ा होना चाहिए, पनिश करना चाहिए उनको भी। फिर आता है चेंजिंग द साइकोलॉजी ऑफ करप्ट ऑफिसर। करप्ट ऑफिसर के काउंसलिंग होना चाहिए, उनको ये उनका जो सोच है उसको बदलने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि आज जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो एथिक्स जो सब्जेक्ट रहता है, पहले नहीं होता था। एथिक्स सब्जेक्ट इसलिए डाला गया कि उसका जो सोचने का तरीका, करप्शन ना करने का जो करप्शन को अवॉइड करने के लिए जो सोच होना चाहिए, वो उस सब्जेक्ट के अंदर वही सोच है, इसीलिए उस सब्जेक्ट को यूपीएससी के अंदर डाला गया। क्योंकि वो सब्जेक्ट अगर बंदा पढ़ लिया, ये सोच है, ये गवर्नमेंट का सोच है, यूपीएससी का सोच है कि अगर वो सब्जेक्ट सही से पढ़े वो इंसान, तो शायद आगे जाके उसको करप्शन ना करे, करप्शन करने की सोच उसके दिमाग में ना आए। क्योंकि उस सब्जेक्ट में ऐसे करके, मतलब एथिक्स के अंदर सारे कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाता है, कैसे कि आपका एथिकल और मोरल और बाकी आपके काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपकी सोच कैसे होना चाहिए, एक इंसान के, आम इंसान के प्रति आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, कैसे आप करप्शन से दूर रहोगे, ये सारी चीज़ उस एथिक्स सब्जेक्ट के अंदर है। तो इसी सब्जेक्ट को इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि बाद में जाके उसका सोचने का तरीका, करप्शन ना करने का चाहत, ये सब उसके अंदर ग्रो हो जाए पहले से ही। यूपीएससी क्लियर करने के बाद ऑफिसर बनने से पहले ही उनका ये सोच चेंज हो जाए, ठीक है। तो चाणक्य के बारे में और उनके फिलोसॉफी के बारे में और उनके अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के बारे में आज इतना ही। तो अगर हम लोगों की ये कोशिश आपको अच्छे लगे, हम लोगों का कंटेंट और वीडियो आपको अच्छे लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।